कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम के अनुसार आप अपनी नई नई फसलों की तैयारियां कर रहे होंगे। खबरें खेती की में हम लेकर आते हैं आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जिनमें उन्नत फल फूल बीज व कृषि यंत्रों से जुड़ी जानकारियां शामिल होती हैं। कार्यक्रम में हमेशा की तरह रहेंगे कृषि समाचार व मंडी भाव। और आज है शुक्रवार और आज के दिन आपके सवालों के जवाब देते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। सोयाबीन बीजों की भारी किल्लत। नारियल तेल बाजार में भारी तेजी। कपास उत्पादन 380 लाख गांठ होने का अनुमान। वैश्विक गेहूं उत्पादन घटने के आसार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस सत्र खरीफ सीजन में सबसे बड़ी तिलहन फसल सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। कम बीज उपलब्धता की वजह से इनकी आपूर्ति में 20% की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय ने यह दावा किया है कि इस मानसून सीजन में अल नीनो की आशंका के चलते बारिश में संभावित कमी के आसार से निपटने के लिए आपात योजना तैयार है, लेकिन कम बीज उपलब्धता की वजह से देश की सबसे बड़ी तिलहन फसल सोयाबीन के उत्पादन पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सोयाबीन के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद इस खरीफ सीजन में इसके बीजों में आपूर्ति 20% कम है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में आगामी खरीफ सीजन में 3,42,906 टन हाइब्रिड सोयाबीन बीजों की जरूरत होगी, जबकि उपलब्धता 2,73,289 टन ही है, यानी 69,617 टन बीजों की कमी है। इससे देश के सोयाबीन उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। सोया 100% खरीफ की फसल है, जिसका संपूर्ण उत्पादन खरीफ सीजन में ही होता है। नारियल और खोपरे की भारी किल्लत से नारियल तेल बाजार में खलबली मची हुई है और इसका थोक भाव 15,000 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर को छू गया है। आगे भी इनकी कीमतों में तेजी की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी से कच्चे नारियल की मांग बढ़ी है। इससे केरल और तमिलनाडु में खोपरे का उत्पादन प्रभावित हुआ है। नारियल तेल की खुदरा बाजार में कीमत बढ़कर 160 से 165 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। देश के सबसे बड़े खोपरा और तेल बाजार कंगयम में कीमत 14,500 रुपए प्रति क्विंटल बोली गई। महज एक वर्ष में नारियल तेल की कीमत 2 गुने से ज्यादा हो गई, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में कीमत 6,300 रुपए प्रति क्विंटल थी। भारतीय कपास संघ के अनुसार वर्ष 2013-14 के सत्र के लिए कपास फसल उत्पादन का अनुमान 380 लाख गांठ के स्तर को लांघ गया है, जबकि चालू सत्र में 31 मार्च तक इसकी आवक 301.75 लाख गांठ रहने का अनुमान है। भारतीय कपास संघ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार 2013 से शुरू होने वाले सत्र 2013-14 में कपास का उत्पादन 381.25 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि चालू सत्र में कपास की आवक 7.50 लाख गांठ है, जो पिछले वर्ष से कहीं अधिक है। वर्ष 2013-14 में उत्पादन में वृद्धि का अनुमान मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के कारण है। गुजरात में कपास उत्पादन 2013-14 के सत्र में 122 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2012-13 में 86.40 लाख गांठ था। इसी प्रकार महाराष्ट्र में कुल कपास उत्पादन वर्ष 2013-14 में 83 लाख गांठ होने की उम्मीद है, जो पूर्व सत्र में 78.25 लाख गांठ थी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद IGC का अनुमान है कि फसल वर्ष 2014-15 में वैश्विक गेहूं का उत्पादन मामूली घटकर 70 करोड़ टन रह जाएगा। IGC ने चालू फसल वर्ष 2013-14 में गेहूं उत्पादन 70.9 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया है। IGC की एक रिपोर्ट के अनुसार चालू फसल वर्ष 2013-14 में गेहूं का उत्पादन 70.9 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि आगामी फसल वर्ष 2014-15 में यह उत्पादन मामूली घटत के साथ 70 करोड़ टन रह जाएगा।
फसल वर्ष अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादन देश भारत में यह जुलाई से जून तक चलता है। आईजीसी के अनुसार वैश्विक गेहूं उत्पादन मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त रहने की संभावना है। 2014-15 में गेहूं की मांग बढ़कर 70 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है, जो इस साल 69.2 करोड़ टन अनुमानित है। खेती किसानी में मौसम के महत्व को देखते हुए हम हमेशा से ही अपने कार्यक्रम में मौसम की पूर्व जानकारी देते हैं, ताकि किसान भाई खेती से संबंधित सारे कार्य समय पर निपटा लें व खेती को सहज कर लें। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी व इसके अनुरूप कृषि परामर्श। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड व हिमाचल के अधिकतर पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। केरला के अधिकतर भागों में बारिश की संभावना है। कृषि परामर्श। भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथेन 1.52 मिलीलीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अब लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में चल रहे जिंसों के दामों की जानकारी, क्योंकि मंडियों में चल रहे जिंसों के दामों की सही जानकारी ही किसान भाइयों को लाभ पहुंचा सकती है। तो आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। मसूर दाल जम्मू मंडी जम्मू और कश्मीर में न्यूनतम मूल्य 6,600 रुपये और अधिकतम मूल्य 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। लोहरदग्गा झारखंड में 5,000 रुपये से 6,000 रुपये, सरसों अतेली हरियाणा में 2,700 रुपये से 3,150 रुपये, सुजालपुर मध्य प्रदेश में 3,450 रुपये से 3,680 रुपये, लालसुत राजस्थान में 2,800 रुपये से 3,140 रुपये, वहीं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की मंडी में 3,020 रुपये से 3,060 रुपये। कपास उसीलम पट्टी तमिलनाडु में 3,500 रुपये से 4,000 रुपये, करजन गुजरात में 3,900 रुपये से 4,100 रुपये, लेक्सीपेट आंध्र प्रदेश में 4,100 रुपये से 4,700 रुपये। चावल लोहरदग्गा झारखंड की मंडी में 2,200 रुपये से 2,400 रुपये, बारगढ़ ओडिशा में 2,200 रुपये से 2,400 रुपये, चीनी लोहरदग्गा झारखंड में 3,400 रुपये से 3,600 रुपये। और अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। सेब सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में 9,000 रुपये से 9,300 रुपये, सरहिंद पंजाब में 6,000 रुपये से 8,000 रुपये, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में 15,000 रुपये से 17,000 रुपये, अनानास झज्जर हरियाणा की मंडी में 2,000 रुपये, पटियाला पंजाब में 1,500 रुपये से 2,200 रुपये, अंगूर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में 3,800 रुपये से 3,900 रुपये, नाभा पंजाब में 3,500 रुपये से 4,700 रुपये, बरवाला हरियाणा में 3,000 रुपये से 3,500 रुपये, प्याज सूरत गुजरात में 750 रुपये से 1,050 रुपये, दामोद मध्य प्रदेश में 800 रुपये से 900 रुपये, बारगढ़ ओडिशा में 1,150 रुपये से 1,250 रुपये, आलू बरवाला हरियाणा में 1,000 रुपये से 1,200 रुपये, होशियारपुर पंजाब में 500 रुपये से 900 रुपये, वहीं इस्लामपुर पश्चिम बंगाल की मंडी में 1,050 रुपये से 1,100 रुपये।
और अब एक नजर विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। लहसुन सूरत गुजरात की मंडी में 2000 रुपए से 4000 रुपए, खन्ना पंजाब में 1500 रुपए से 2600 रुपए, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में 3100 रुपए से 3250 रुपए, अदरक नारायणगढ़ हरियाणा में 4000 रुपए से 6000 रुपए, नाभा पंजाब में 8000 रुपए से 10000 रुपए, मिर्च लाल लोहरदगा झारखंड की मंडी में 10,000 रुपए से 12,000 रुपए, वहीं कोमिल पट्टी तमिलनाडु में 5,100 रुपए से 7,200 रुपए। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, यकीन मानिए, जब आपके सुझाव और जिज्ञासा भरे पत्र हमें देश के सुदूर गांव कस्बों से मिलते हैं तो हमें बेहद खुशी और प्रसन्नता होती है। आपके पत्रों के सवालों के जवाब देते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। तो आइए देखते हैं आपकी चिट्ठी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है शुक्रवार का वो दिन जिस दिन हम लेकर आते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी चिट्ठी। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपकी समस्याओं के समाधान हम आपको दिलवाते हैं। और आज आपकी सारी मन के जिज्ञासाओं और प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर BS तोमर जी। ये हैं प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए किसान भाई और बहनों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न हमें जो लिख रहे हैं वो हैं डॉक्टर साहब सरोज कुमार नायक। ये हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और सबसे पहले तो ये आपको और हम सभी को नमस्कार कहते हैं। ये कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम हर बार देखते हैं और उसके साथ साथ इनको हमारा कार्यक्रम भी बहुत पसंद है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी कि आप हमारे एक बहुत ही पुराने दर्शक हैं। चलिए इनका सवाल आपसे पूछते हैं डॉक्टर साहब। ये कहते हैं कि उन्होंने पान के 2 पौधे लगाए हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि पान की खेती कौन से राज्य में हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा इनको विस्तृत तरीके से जानकारी प्रदान करी जाए। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय, ये राज्य हैं जिनमें पान की खेती विस्तार से और बड़े पैमाने पर की जाती है। और जहाँ तक बात है आपको पान की पौधों में अच्छी बढ़वार लेने के लिए और अच्छे गुणवत्ता के पत्ते प्राप्त करने के लिए, तो हम आपको 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा नायक साहब। कि एक तो आप प्रचुर मात्रा में सड़ा हुआ गोबर का खाद अपने पौधों में दीजिए। और इसके साथ ही साथ आप अगर आप इस मात्रा का निर्धारण करना पड़ेगा, 120 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से, ये हमारे अनुसंधान के माध्यम से मात्रा निर्धारित की गई है, जो हम इसको अपनी फसल में दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसको अगर नीम लेपित यूरिया के माध्यम से दे दें तो इससे यूरिया की जो उपलब्धता, नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है, वो धीरे धीरे लंबे समय तक हो सकती है। और इसके साथ ही साथ आप नीम की खली भी मिला सकते हैं ताकि उसको दूसरे पोषक तत्व भी उपलब्ध हो जाएं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि पान के पौधों में अच्छी बढ़वार के लिए और उसमें रोग और कीड़ों का प्रकोप कम हो, ट्रायाकंटानोल नामक एक दवा है, आप किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी मात्रा रहेगी 0.05% का घोल ट्रायाकंटानोल का आप बना लें और उसको 30 दिन के अंतराल से अपने पान के पौधों के पत्तों पर छिटकते रहें। ऐसा करने से पौधे का विकास अच्छा होगा और उसमें बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछते हैं भुवन दास जागड़े जी। ये है छत्तीसगढ़ से और ये कहते हैं कि केले के डंठल में लगातार फल इनका नहीं निकल रहा है और जो निकलता है वो काफ़ी गैप में निकलता है और उसके साथ साथ इनके केले के पेड़ों में ज़्यादा वृद्धि भी नहीं हो रही है, बढ़ावत में। तो ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है और इस समस्या से ये हल कैसे प्रदान करेंगे। देखिए जांगड़े जी, आपने जो ये प्रश्न उठाया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अक्सर ये ऐसा देखने में आता है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी जब केले के पौधों की देखभाल उचित प्रकार से नहीं करते हैं, यानी कि उसमें खाद एवं उर्वरकों की जो उचित मात्रा का इस्तेमाल करना है वो नहीं हो पाता है, या आप सिंचाई की व्यवस्था समय पर नहीं करते हैं, विशेषकर जब पौधे के अंदर फूल और फल बनने का
समय होता है। और तीसरी बात यह है कि उसमें खरपतवार नियंत्रण के ऊपर क्या आपका कितना ध्यान है, इन 3 बातों में आपको देखना, सुधार करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बढ़वार लेने के लिए आप नत्रजन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए 250 ग्राम नत्रजन यानी कि 150 ग्राम नत्रजन जो है वो आप बढ़वार के समय पे और 100 ग्राम नत्रजन जब उसमें फूल आने की अवस्था हो उसको 2 बार में दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी फसल में जो है फास्फोरस भी दे सकते हैं और उसकी मात्रा रहेगी 50 से 90 ग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष आपको देना है। केला एक ऐसा फसल है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, विशेषकर नत्रजन और पोटास। पोटास को भी हमें देना है और उसके लिए तकरीबन जो है हमें उसमें 100 ग्राम पोटास की मात्रा 4 बार में देनी है ताकि उसमें लगने वाले जो फल हैं उनका विकास अच्छा हो, उनमें रंग का विकास अच्छा हो और उसमें बीमारियां आदि ना लगें। इसके साथ ही साथ जब हम केले को लगाते हैं तो उसमें फलन आने में कुछ समय लगता है, तो उसमें आप समय समय पर कल्चरल जो ऑपरेशंस हैं निराई गुड़ाई करते रहें। सिंचाई के लिए आप पानी उसमें देते हैं, अगर आप टपक सिंचाई विधि से पानी देते हैं तो और भी ज़्यादा लाभकारी रहता है। और इस प्रकार से आप अगर अपने केले के उसका देखभाल करते हैं तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं। एक मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब फल का विकास हो जाता है, अगर आप फल को छिद्रित प्लास्टिक के बैग से अगर आप ढक देते हैं तो इससे आपके जो फल हैं या उसकी जो उपज है उसमें 15 से 20% वृद्धि हो जाती है। तो ये भी आप अपना सकते हैं। इस प्रकार से आप दूसरी एक बात और मैं बता दूं आपको, केले के अंदर जो है शक्कर निकलने की प्रक्रिया होती है कि जब एक बड़ा केला होता है उसके साथ छोटे छोटे केले निकलते रहते हैं। तो आरंभिक अवस्था में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो शक्कर निकलते हैं उनको आप हटाते रहें, उनको ना बढ़ने दें। शक्कर्स को तभी रखना है जब आपको उसमें रेटूनिंग लेनी है यानी कि पेडी की फसल केले से लेनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान जांगड़े साहब हमारे रखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके जो केला है उसमें फलन भी अच्छा होगा और फलों का विकास भी अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब हमसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं श्री बंसीलाल जी, ये हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से। ये कहते हैं कि इन्होंने एलोवेरा के पौधे लगाए हैं और इनके एलोवेरा के पौधे अब 10 से 12 किलोग्राम के हो गए हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनकी मार्केटिंग ये कैसे कर सकते हैं और कहाँ से इनका उत्पाद पा सकते हैं। ये देखिए बंसीलाल जी, आप सोलन जिला हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके ज़िले में ही एक बागवानी विश्वविद्यालय है जिसका नाम है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये नौनी में है। आप किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय में जाकर के आप हमारे वो जो फल एवं सब्जी का पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसमें आप मिल कर के इस समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और जैसा आप चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए समय समय पर विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों को नए नए व्यवसायी तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मुफ्त में दिए जाते हैं, या हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पोषित बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें किसानों को प्रशिक्षण देने का योजना है। दूसरी बात, आप अपने जिला के जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उससे भी संपर्क कर सकते हैं। वो आपको इस बारे में मार्ग निर्देशक दे सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं कि सोलन जिले में या हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो एलोवेरा की खरीद कर रही हैं और किस प्रकार से आपको उसका खेत के ऊपर ही कटाई छटाई करके मिनिमल प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको, कि मिनिमल प्रोसेसिंग करके आप अपने उत्पाद को उन प्राइवेट कंपनियों को या तो पहले से आपने बातचीत करके उनके साथ रखा है उस आधार पे, या अब आपके पास माल उपलब्ध है तो आप अपना माल उनको दे सकते हैं और स्वयं भी आप उसका जेल या जूस तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होगी और ये प्रशिक्षण आपको या तो आपका जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से या YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री सोलन में जा करके आप इस प्रशिक्षण को लेकर के इस कार्यक्रम को
कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और आज का हमसे आखिरी प्रश्न जो पूछते हैं वो पूछते हैं KN वार्ष्णेय जी ग्वालियर से। ये अपने प्रश्न को उन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया है और ये कहते हैं कि पाइन एप्पल के पौधे ये इनको कहाँ से मिल सकते हैं। उसके साथ साथ ये जानना चाहते हैं कि इसकी खेती क्या ये ग्वालियर में ही कर सकते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि इसको उगाने की विधियाँ क्या होंगी, और आखिर में ये पूछते हैं कि इसके लिए इनको जो खाद है वो कहाँ से मिल सकती है और किस प्रकार की खाद इनको लगानी चाहिए। हम आपको ये बताना चाहेंगे वार्ष्णेय जी कि आप ग्वालियर के अंदर पाइन एप्पल की खेती नहीं कर सकते। उसका कारण है तकनीकी कारण। तकनीकी कारण है वातावरण की परिस्थितियाँ। इसको बढ़वार के लिए इस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है जो हम हॉट एंड ट्रॉपिकल बोलते हैं, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल है। गर्मी भी हो, नमी भी हो, और इसके लिए बढ़वार के लिए जो आदर्श तापक्रम है वो 22 डिग्री से 32 डिग्री माना जाता है। अगर दिन का तापक्रम 36 डिग्री से अधिक हो जाता है और रात्रि का तापक्रम 20 डिग्री से कम होता है तो इन परिस्थितियों में पाइन एप्पल की बढ़वार नहीं होती है। दूसरी बात है कि पाइन एप्पल के पौधे या बीज कहाँ से मिलेंगे। इसका जो पौधा है ये शक्कर के द्वारा इसका रोपण किया जाता है, तो इसका जिन राज्यों में इसकी खेती होती है वहीं से इनके शकर्स मिलेंगे। जैसे आपका वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु के कुछ कोस्टल क्षेत्र हैं, या हमारा नॉर्थ ईस्टर्न के जो मेघालय आदि जो राज्य हैं वहाँ से इसके पौधे ले सकते हैं। इसका बीज नहीं होता है और इसकी अनेक किस्में हैं। इसमें एक तो कीव है, दूसरी जायंट कीव है, मॉरिशस है। ये वैरायटी हैं, बहुत प्रचलित हैं। इनके पौधे आप ले सकते हैं और आप अगर शौक के रूप में आप ग्वालियर में लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसकी व्यावसायिक स्तर पर खेती को लाभकारी ढंग से नहीं किया जा सकता। ये हमारी आपको सलाह रहेगी। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए उनके प्रश्नों का समाधान उनको दिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाई और बहनों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो, कोई और जिज्ञासाएं हो, तो आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। आपके पत्र हमेशा हम चाहेंगे कि आप हमें भेजते रहें और हम आपको उनका समाधान दिलवाते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल हमारा सफ़र आपकी चिट्ठी का यहीं आकर समाप्त होता है। अगले शुक्रवार आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कृषि जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे और साथ ही अपने दोस्त किसानों तक भी ये जानकारियां अवश्य पहुंचाएंगे। हमें बेहद प्रसन्नता होगी आपके जिज्ञासा और सुझावों भरे पत्रों का सिलसिला अगर यूं ही जारी रहेगा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज केवल इतना ही। कल फिर से करेंगे मुलाकात कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।